हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए NCERT ज्योग्राफी क्लास 10 के MCQ। आज आपका यहां पर इस किताब का अंतिम अध्याय है। यहां पर हम राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, इनसे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है। यहां पर आज का अध्याय आपका काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि NCERT में तो काफी संक्षिप्त रूप में दिया हुआ है और NCERT से अगर मैं प्रश्न बना था तो यहां पर काफी क्रम प्रश्न बन रहे थे, क्योंकि आज के अध्याय से आपके IAS एग्जाम में या फिर अन्य स्टेट PSC एग्जाम में और अन्य एक दिवसीय एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो उन सभी प्रश्नों का संग्रह मैंने आज के अध्याय में समाहित कर दिया है ताकि आपकी तैयारी और बेहतर बन सके। तो इसी क्रम में आज आपका पहला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध निम्न में से किससे है? महानगरों को जोड़ने वाला राजमार्ग, प्रमुख वायु मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना या स्वर्ण व्यापार का मार्ग। भारत में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत कुल 7 चरण थे। तो पहले चरण में यहाँ पर स्वर्णिम चतुर्भुज योजना को प्रारंभ किया गया, जिसमें भारत के 4 प्रमुख महानगरों को जोड़ना था। तो यहाँ पर आपका पहले का सही आंसर है सी वाला, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। दूसरा प्रश्न है अब आपका, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ता है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को, दिल्ली, झांसी, बेंगलुरु, कन्याकुमारी को, या श्रीनगर, दिल्ली, कानपुर, कोलकाता को, पोरबंदर, बेंगलुरु, कोलकाता, कानपुर को। देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज जो योजना है ये भारत के 4 नगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाला एक प्रोजेक्ट है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सेकंड का ए वाला। तीसरा प्रश्न है आपका, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तहत प्रस्तावित गलियारों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है? पहला है, प्रथम उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को चेन्नई से जोड़ता है। द्वितीय, जो पूर्व पश्चिम गलियारा जो सिलचर, आसाम तथा पोरबंदर, गुजरात को जोड़ता है। पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण गलियारे एक दूसरे को आपस में आगरा में काटते हैं। देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। एक तो आपका ऐसे करके उत्तर से दक्षिण और दूसरा है पूर्व से पश्चिम ऐसे करके। तो जो उत्तर दक्षिण गलियारा है ये श्रीनगर को चेन्नई से नहीं बल्कि कन्याकुमारी से जोड़ता है, यानी ये कन्याकुमारी से जोड़ेगा। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। वहीं जो पूर्व पश्चिम ये वाला गलियारा है, ये वाला जो गलियारा है ये सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। ये जो दोनों गलियारे हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण गलियारे हैं, ये आपस में आगरा में नहीं काटते हैं बल्कि झांसी में आपस में काटते हैं। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन भी गलत है। यहां पर आपका केवल सेकंड वाला कथन सही है, तो आंसर है आपका बी, केवल सेकंड। चौथा प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। पहला है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 दिल्ली से अमृतसर, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 दिल्ली से कोलकाता, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 इलाहाबाद से कन्याकुमारी, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 दिल्ली से मुंबई। यहां पर आपकी एक तरफ नेशनल हाईवे दिए हुए हैं और दूसरी तरफ कहां से स्टार्ट हो रहे हैं और कहां पर ये कहां तक जा रहे हैं, ये आपको बताना है। तो आपका जो NH1 है, जिसको ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से भी जाना जाता है, ये दिल्ली से लेकर अमृतसर तक जाता है। तो पहला वाला कथन यह बिल्कुल सही है। NH2 जो है ये आपको दिल्ली से लेकर कोलकाता तक लेकर जाता है। तो यहां पर आपका बी वाला भी सही है। NH7 इन नेशनल हाईवे 7 ये वाला गलत है। ये इलाहाबाद से कन्याकुमारी नहीं जाता है बल्कि वाराणसी से कन्याकुमारी जाता है। वाराणसी से ये कन्याकुमारी जाता है, ना कि इलाहाबाद से। तो यहां पर सी वाला कथन गलत हो जाएगा। NH8 दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है। तो डी वाला कथन भी यहां पर सही है, केवल गलत वाला है तो चौथे का सी। तो यहां पर आंसर है आपका चौथे का सी वाला। पांचवा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आपको बताना है उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। एक तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ इससे जुड़े हुए शहर हैं। ये वाला प्रश्न आपके IAS प्रीलिम्स 2014 में पूछा गया है। NH4 चेन्नई और हैदराबाद, NH6 मुंबई और कोलकाता, NH15 अहमदाबाद और जोधपुर। देखिए, NH4 जो है ये चेन्नई और हैदराबाद के बीच में नहीं है बल्कि थाने और चेन्नई के बीच में है। तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा।
NH6 की बात कर रहे हैं तो ये मुंबई और कोलकाता के बीच में नहीं है, बल्कि हजीरा और कोलकाता के बीच में है। हजीरा और कोलकाता के बीच में है, तो सेकंड वाला भी गलत हो जाएगा। NH15 की बात कर लें तो ये आपका अहमदाबाद और जोधपुर के बीच में नहीं है, ये पठानकोट और समाख्याली के बीच में है। पठान लिख दे रहा हूं केवल, और समाख्याली, इनके बीच में ये है। तो यहां पर आपके तीनों ही कथन गलत हैं, तो आंसर होगा आपका डी, इनमें से कोई नहीं। छठवां प्रश्न है आपका, राज्य राजमार्ग और जिला मार्ग के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका असत्य है, यानी गलत कौन सा है, ये आपको बताना है। राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती हैं। अगला है जिला मार्ग जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ते हैं। जिले की सड़कों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग का होता है। देखिए, राज्यों की राजधानी को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें होती हैं, ये राज्य राजमार्ग कहलाती हैं। तो पहला वाला कथन यह बिल्कुल सही है। और राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में इनकी व्यवस्था का जो और निर्माण की जो जिम्मेदारी होती है वो राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी PWD डिपार्टमेंट जिसको कहते हैं, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो होता है स्टेट का, ये इनकी देखभाल करता है। इनके निर्माण की जिम्मेदारी इसी की होती है। जिला मार्ग में क्या आता है? जिला मार्ग में जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें आती हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। थर्ड वाला कथन यहाँ पे गलत है। देखिए, जो जिले की सड़कें होती हैं तो जिले की सड़कों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी PWD का नहीं होता है, बल्कि जिला परिषदों का होता है। यानी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग का नहीं होता है, बल्कि जो जिला परिषदें हैं जिला की, तो ये इनकी देखभाल करती हैं, ये इन्हीं के अंदर आती हैं। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन गलत है, तो आंसर है छठवें का सी, केवल थर्ड। सातवां प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1980, 2000, 1958, 2005। देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को की गई और यह 100% केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी संपर्क रहित ग्रामीण क्षेत्रों को बाधा मुक्त 12 महीने सड़क संपर्क सुविधा से जोड़ना है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सातवें का बी वाला, यानी कि यह 25 दिसंबर सन 2000 को यह स्कीम लॉन्च हुई थी। यहां पे सही आंसर है सातवें का बी वाला। आठवां प्रश्न है आपका, सीमा सड़क संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका असत्य है? पहला है, इसकी स्थापना सन 1965 में देश के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा की गई थी। इस संगठन का उद्देश्य देश की उत्तरी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का त्वरित निर्माण एवं विकास करना है। देखिए, बात कर रहे हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की, जिसको शॉर्ट में ब्रो के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1960 में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये की गई थी। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। संगठन का उद्देश्य यही है, देश के उत्तरी और पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, यहां पर सड़कों का त्वरित निर्माण और विकास करना। इस संगठन को देश की सीमाओं की सुरक्षा की दिशा में राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय एकता और इसके विभिन्न घटकों के प्रतीक के रूप में माना जाता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है, केवल पहला वाला असत्य है। तो यहां पर पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, तो आंसर है आठवें का ए, केवल एक। नौवां प्रश्न है आपका, भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था 1853 में, 54 में, 55 में या 59 में? भारत में सबसे पहले रेल मार्ग 1853 में बनकर तैयार हुआ था। तो यहां पर सही आंसर है 9 का ए वाला। 10वां प्रश्न है आपका, भारत की पहली रेलवे लाइन किन स्थानों के बीच कब बनी? दिल्ली आगरा के बीच 1854 में, मुंबई पूना के बीच 1853 में, आगे है मुंबई थाने के बीच 1853 में, या फिर मद्रास अर्काट के बीच 1856 में। देखिए, भारत में वर्ष 1853 से रेल परिवहन की शुरुआत हुई है और मुंबई और थाने के बीच पहली ट्रेन चलाई गई है। अप्रैल में मुंबई और थाने के बीच पहली ट्रेन चलाई गई है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 10 का सी वाला। इसके बाद 1854 में 1854 में कोलकाता और हुगली के बीच में ट्रेन चलाई गई है। फिर 1856 में मद्रास और अर्काट के बीच में ट्रेन चलाई गई है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 10 का सी वाला। 11वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से
कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ रेलवे जोन लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ इनके मुख्यालय लिखे हुए हैं, तो आपको बताना है कौन किन का मुख्यालय कहां पर है। अभी वर्तमान में जब मैं आपका ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी वर्तमान में आपके 16 जोन हैं, रेलवे के 16 जोन हैं। पहले 17 हुआ करते थे, बाद में 18 हो गए थे, लेकिन अभी ये 16 हैं। तो यहां पर आपका उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर, दक्षिण पूर्व रेलवे भुवनेश्वर, पूर्वी रेलवे कोलकाता और अगला है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर। तो देखिए, बात करें उत्तर पूर्व रेलवे सही है, उत्तर पूर्व रेलवे आपका गोरखपुर में है। दक्षिण पूर्व रेलवे, देखिए दक्षिण पूर्व रेलवे ये भुवनेश्वर में नहीं है, ये आपका जो है गार्डन कीच कोलकाता, जगह का नाम है गार्डन कीच और ये कोलकाता में पड़ती है, ये यहां पर स्थापित है, यानी ये कोलकाता में है। तो यहां पर आपका बी वाला गलत हो जाएगा। पूर्वी रेलवे आपका इसका भी मुख्यालय कोलकाता में है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बिलासपुर में है, तो ये भी आपका सही है। यहां पर केवल गलत है जो आपका वो है 11 का बी वाला। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा हुआ है। 12वां प्रश्न है अब आपका, उत्तर मध्य रेलवे जोन क्षेत्र का यानी कि मुख्यालय कहां स्थित है? प्रयागराज, जबलपुर, भोपाल, दिल्ली। देखिए, जो आपका उत्तर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है, ये मुख्यालय प्रयागराज में स्थित है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 12 का ए वाला। 13वां प्रश्न है आपका, भारतीय रेलवे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? यानी यहां पर कोई एक कथन गलत है, वो आपको बताना है। यह प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ है। पहला है, संपूर्ण कोंकण तट पर भारतीय रेल का नेटवर्क विकसित हो चुका है। अगला है, हिमालय क्षेत्र में रेलवे लाइनों की सघनता बहुत कम है। उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में रेलवे का नेटवर्क सघन है। वर्तमान में भारत के पास विश्व का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। देखिए, संपूर्ण कोंकण तट यानी कोंकण तट में आपको पता ही होगा, आपका मुंबई, आपका गोवा और कर्नाटक का जो भाग है, पश्चिमी घाट वाला भाग है, वो इसमें शामिल है। तो पूरा कोंकण तट, कोंकण रेलवे वाली जो परियोजना लाई गई थी उसके तहत कवर हो चुका है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। हिमालय क्षेत्र में, चूंकि हिमालय क्षेत्र काफी दुर्गम है, तो यहां पर रेलवे लाइनों की सघनता में देखने को नहीं मिलती है, तो इसलिए यहां पर रेलवे लाइनों की सघनता बहुत कम है। जो उत्तर के मैदानी क्षेत्र हैं, यहां पर रेलवे नेटवर्क सघन है, क्योंकि यहां पर रेलवे लाइन बिछाना आसान है। वर्तमान में भारत के पास विश्व का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, जो कि गलत है। अभी सबसे बड़ा नेटवर्क आपका यूएसए का है, उसके बाद सेकंड नंबर पर आपका चाइना आ जाता है, थर्ड पर आपका जो है रसिया आ जाता है और फोर्थ पर आपका जो आता है वो आता है आपका भारत यानी कि इंडिया। तो यहां पर आपका गलत वाला जो है वो है डी वाला, 13 का डी। 14वां प्रश्न है आपका, यद्यपि रेलवे भारत में सबसे अधिक व्यापक परिवहन साधन है, परंतु स्वतंत्रता के बाद की अधिकांश अवधि में सड़क परिवहन को सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला है। इसके निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं? यानी यहां पे पूछा गया है कि रेलवे की तुलना में सड़क परिवहन को प्रोत्साहन क्यों ज्यादा मिला हुआ है। तो आपको यहां पर सही कूट का चयन, यानी कि नीचे दिए कूटों से सही उत्तर का चयन करना है। पहला है, रेल परिवहन परिचालन में सस्ता है, पर उसकी संबद्ध पूंजी लागत बहुत अधिक है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि रेल परिवहन जो है ये परिचालन में सस्ता पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर एक साथ हजारों की संख्या में यात्री यात्रा करते हैं, तो इस वजह से जो कह सकते हैं जो कॉस्ट है वो घट जाती है और यात्रियों पर अतिरिक्त बोझ भी नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर रेलवे को स्थापित करने में जो संबद्ध पूंजी लागत है ये बहुत अधिक आती है। तो यहाँ पर ये कथन बिल्कुल सही है। मानव बस्तियों का भौगोलिक विस्तार इतना अधिक है कि केवल रेलवे से ही परिवहन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति की आशा करना वास्तविक नहीं है। ये भी सही बात है कि मानव बस्तियां बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं, तो हम केवल यही सोच के चलें कि रेलवे से सबकी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, ये भी सोचना गलत है। तो इस वजह से हमें सड़क परिवहन चूज करना ही पड़ेगा। रेल परिवहन की तुलना में सड़क परिवहन की प्रति एकक यानी मीटर टन प्रति किलोमीटर लागत सस्ती है, ये गलत है। रेल परिवहन की तुलना में जो सड़क परिवहन की प्रति एकक मीटर टन प्रति किलोमीटर की जो लागत है वो सड़क परिवहन की ज़्यादा आती है, तो तीसरा वाला कथन गलत हो जाएगा। रेलवे का स्वरूप अविभाज्य होने के कारण जनता के लिए प्राय इसका लाभ उठाना उतना सुविधाजनक नहीं होता जितना निजी कारों, बसों तथा दोपहिया वाहनों से लाभ उठाना होता है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि रेल हर किसी के द्वार तक नहीं पहुंच सकता है। भाई आपको एक निर्धारित स्टेशन पे जाना पड़ेगा, जबकि सड़क में क्या होता है, सड़क तो आपके घर घर से जुड़ी हुई है, आप अपने घर से सड़क पर जा सकते हैं, लेकिन रेल से के लिए आपको एक पर्टिकुलर एक जगह पर जाना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर जगह चूज करनी पड़ेगी जहां पर स्टेशन बना होगा और वहां तक आपको खुद चलकर जाना पड़ेगा और उसके लिए भी आपको सड़क मार्ग का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
तो सड़क मार्ग अपनी जगह प्रासंगिक है और रेलवे मार्ग अपनी जगह, और दोनों की अपनी अपनी सीमाएं भी हैं। तो यहां पर आपका 1, 2 और 4 सही है, तो आंसर है आपका 14 का बी। ये वाला प्रश्न आपके आईएएस परीक्षा 1994 में पूछा हुआ प्रश्न है। 15वां प्रश्न है आपका, कोंकण रेलवे जोड़ता है मैंगलोर से कोच्चि को, मुंबई से पुणे को, मुंबई से मनमाड को, रोहा से मैंगलोर को। देखिए, जो कोंकण रेलवे परियोजना है इसका प्रारंभ 1990 में किया गया था और ये रोहा से मैंगलोर को जोड़ता है। तो यहां पे सही आंसर है 15 का डी वाला। 16वां प्रश्न है आपका, कोंकण रेलवे के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। यहां पर कोई एक कथन ऐसा है जो कि गलत है। पहला है, इसकी कुल लंबाई लगभग 760 किलोमीटर है। सेकंड, यह कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और केरल राज्यों से होकर गुजरती है। अगला है, यह एकमात्र ऐसा रेल मार्ग है जो पश्चिमी घाटों को पार करते हुए गुजरता है। जो कोंकण रेल निर्माण कंपनी बनी उसने सार्वजनिक निगमों से इनके माध्यम से धन इकट्ठा किया। देखिए, अगर बात करें तो कोंकण रेलवे परियोजना का प्रारंभ मार्च 1990 में किया गया था रोहा से मंगलूर के मध्य, और इसकी लंबाई जो है कितनी है, 760 किलोमीटर है। तो पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। कोंकण के अंतर्गत मैंने आपको बताया था आपका महाराष्ट्र का रीजन, गोवा का रीजन और कर्नाटक का रीजन आता है। केरल का रीजन इसमें नहीं आता है। तो यहां पर आपका बी वाला कथन गलत है, क्योंकि जो कोंकण रेलवे है वो कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र इन तीनों को कवर कर रही है, केरल तक नहीं जा रही है। यह एकमात्र ऐसा रेल मार्ग है जो पश्चिमी घाटों को पार करते हुए गुजरता है। ये बिल्कुल सही बात है। कोंकण रेलवे मार्ग पर ही आपके रत्नागिरी के पास एक सुरंग है, 6.5 किलोमीटर लंबी एक सुरंग, इसका नाम है कारबुडे सुरंग। कारबुडे नाम की एक सुरंग है और यह सुरंग कोंकण रेलवे की सबसे लंबी सुरंग है, साथ ही साथ भारत की दूसरी सबसे लंबी सुरंग है ये। तो यहां पर आपका सी वाला कथन भी आपका सही है। बताया गया है कि जो कोंकण रेल कंपनी बनी है तो इसने सार्वजनिक निर्गम है इनके माध्यम से धन इकट्ठा किया है। ये बिल्कुल सही बात है, जो सार्वजनिक निर्गम है इनके माध्यम से इसने धन इकट्ठा किया। तो यहां पर आपका गलत वाला जो आंसर है यह है 16 का बी वाला। तो आंसर है आपका बी। 17वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी। देखिए, ये गैस पाइपलाइन गुजरात में हजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिलाती है। यह एमपी के विजयपुर के रास्ते होकर आती है। इसकी शाखाएं राजस्थान में कोटा, यूपी के शाहजहांपुर, बबराला और अन्य स्थानों पर है। इसमें महाराष्ट्र शामिल नहीं है। यह आपका प्रश्न आपका अभ्यास प्रश्नावली से है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 17 का सी वाला, यानी कि ये हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन जो है ये महाराष्ट्र से होकर नहीं जाती है, यानी महाराष्ट्र इससे नहीं जुड़ा हुआ है। 18वां प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। पहला है जलमार्ग संख्या 1 पटना व हल्दिया के मध्य, जलमार्ग संख्या 2 सदिया व दुमरी के मध्य, जलमार्ग संख्या 3 कोट्टापुरम से कोल्लम तक। देखिए, जलमार्ग संख्या 1 नेशनल वाटरवे 1 जिसको बोलते हैं, इसकी टोटल लंबाई 1620 किलोमीटर है और ये जो जलमार्ग है आपका ये पटना और हल्दिया को नहीं जोड़ता है बल्कि प्रयागराज को हल्दिया से जोड़ता है। तो यहां पर आपका पहला वाला विकल्प गलत हो जाएगा। वहीं जो जलमार्ग संख्या 2 है ये सदिया को दुबरी से जोड़ता है और इसकी लंबाई जो है इसके बीच में 891 किलोमीटर है। तो यहां पर सेकंड वाला कथन आपका सही है। थर्ड वाला भी सही है। जो आपका जलमार्ग संख्या 3 है ये कोट्टापुरम से कोल्लम तक जाता है और इसका जो लंबाई है 1078 किलोमीटर लंबा है। यहां पर आपका तीसरा वाला भी कूट सही है, यानी तीसरा वाला युग्म ही सही सुमेलित है। तो यहां पर पूछा गया है कौन सा युग्म सही सुमेलित है। केवल 2 और 3 युग्म सही सुमेलित हैं, तो आंसर है 18 का बी वाला। 19वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस पत्तन को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया। कांडला पत्तन, मारमगांव पत्तन, जवाहरलाल नेहरू पत्तन या मंगलौर पत्तन। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कक्ष में कांडला पत्तन को विकसित किया गया और यह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश का पहला पत्तन था। इसको विकसित करने का रीजन था
क्योंकि जो विभाजन हुआ था, विभाजन के बाद कराची पत्तन जो था वो पाकिस्तान के पास चला गया था। तो कराची पत्तन की कमी को दूर करने के लिए हमने कांडला पत्तन का सबसे पहले विकास किया। इसके अलावा एक रीजन और भी था। रीजन ये था कि जो मुंबई पत्तन था उस पर व्यापारिक दबाव कम करना था। तो यहां पर आपका सही आंसर है 19 का ए वाला। 20वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है मारमगांव पत्तन देश के कुल निर्यात का आधा लौह अयस्क निर्यात करता है। ओडिशा में स्थित पारादीप पत्तन विशेषतः कोयले का निर्यात करता है। कोलकाता एक अंतःस्थलीय नदी पत्तन है। देखिए पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। जो आपका मारमगांव पत्तन है ये देश के कुल लौह उत्पादन का, लौह अयस्क उत्पादन का 50% निर्यात करता है। ओडिशा का जो पारादीप पत्तन है ये विशेषतः कोयले के निर्यात के लिए फेमस नहीं है, बल्कि ये लौह अयस्क का निर्यात करता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला जो विकल्प है, सेकंड वाला जो कथन है ये गलत हो जाएगा। कोलकाता जो है एक अंतःस्थलीय नदी पत्तन है और ज्वारी पत्तन होने की वजह से हुगली के तलछट जमाव से इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है। तो यहां पर 1 और 3 सही है। तो आंसर है आपका डी, केवल 1 और 3। 21वां प्रश्न है आपका, भारत में निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक पोताश्रय हैं? कोची पत्तन, कांडला पत्तन, तूतीकोरिन पत्तन, विशाखापट्टनम। देखिए प्राकृतिक पोताश्रय का मतलब क्या है? जिन समुद्री क्षेत्रों की सीमाएं बहुत ज्यादा कटी छटी होती हैं, इस तरह से दंतुरित, बहुत ज्यादा दंतुरित होती हैं, तो ये जो स्थान होते हैं ये प्राकृतिक पोताश्रय के लिए आदर्श स्थान माने जाते हैं। और इन जगहों पर पत्तन बनाने पर हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने पड़ते हैं, तो ये प्राकृतिक पोताश्रय बोले जाते हैं। तो आपका जो दक्षिण पश्चिम में कोची पत्तन है ये एक लैगून के मुहाने पर स्थित एक प्राकृतिक पोताश्रय है। कांडला इसमें नहीं आता है। तूतीकोरिन पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु में दक्षिण पूर्वी छोर पर तूतीकोरिन पत्तन है और यह भी एक प्राकृतिक पोताश्रय है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला भी सही है। विशाखापट्टनम भी इसमें नहीं आता है, केवल 1 और 3 इसमें आते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है किसका? सी, केवल 1 और 3। 22वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है? चेन्नई, पारादीप, विशाखापट्टनम, मंगलौर। चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। देखिए व्यापार की मात्रा और लदे सामान के संदर्भ में इसका मुंबई के बाद सेकंड स्थान है। 23वां प्रश्न है आपका, मानचित्र में अंकित स्थान 1, 2, 3 तथा 4 भारत के प्रमुख पत्तनों से संबंधित हैं। इन स्थानों का सही क्रम है। अब देखिए 1 नंबर वाला स्थान ये वाला, ये तूतीकोरिन वाला पोर्ट है। वहीं आपका सेकंड नंबर वाला जो है ये वाला आप देख पा रहे हैं, ये कोच्चि है, कोच्चि पत्तन है आपका। ऊपर वाला जो 4 नंबर वाला आप देख रहे हैं ये आपका न्यू मंगलौर है। वहीं जो 3 नंबर वाला आप जो देख रहे हैं ये आपका चेन्नई वाला है। ये चेन्नई है। तो यहां पर आपका सही क्रम है आपका 23 का सही क्रम है आपका बी वाला, यानी कि तूतीकोरिन, कोच्चि, तूतीकोरिन, कोच्चि, चेन्नई, न्यू मंगलौर। 24वां प्रश्न है अब आपका, मानचित्र में अंकित स्थान 1, 2, 3, 4 तथा 5 भारत के प्रमुख पत्तनों से संबंधित हैं और आपको इनका सही क्रम लगाना है। तो एक एक करके आप लगाइए। पहला वाला आपका जो है ये मारमगांव है। अगला वाला जो सेकंड वाला जो आप देख पा रहे हैं, दूसरा वाला, ये विशाखापट्टनम है। मैं विशाखा लिख दे रहा हूं, आप समझ जाएंगे इससे, ये विशाखापट्टनम है। तीसरा वाला जो आप देख पा रहे हैं ये वाला, ये पारादीप है, पारा लिख दे रहा हूं केवल। चौथा वाला जो है आपका ये जवाहरलाल नेहरू पत्तन है। पांचवा वाला आप जो देख पा रहे हैं ये कांडला वाला पत्तन है। तो यहां पर आपका सही आंसर है आपका 24 का ए, यानी कि मारमगांव, विशाखापट्टनम, पारादीप, जवाहरलाल नेहरू और कांडला। 25वां प्रश्न है आपका, भारत में डाक सेवा के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है? पहला है कार्ड व लिफाफा बंद चिट्ठी पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है और विभिन्न स्थानों पर वायुयान द्वारा पहुंचाए जाते हैं।
द्वितीय श्रेणी की डाक में रजिस्टर्ड पैकेट, किताबें, अखबार और मैगजीन शामिल हैं। ये धरातली डाक द्वारा पहुंचाए जाते हैं। हाल ही में 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं। इन्हें राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, व्यापार चैनल, भारी चैनल और दस्तावेज चैनल के नाम से जाना जाता है। भारत का डाक संचार तंत्र विश्व का सबसे बृहत्तम तंत्र है और ये पार्सल, निजी पत्र या फिर तार आदि को संचालित करता है। तो यहाँ पर पहली कैटेगरी में यानी प्रथम श्रेणी की डाक होती है, इसमें कार्ड, लिफाफाबंद चिट्ठी ये आ जाती है और इनको विभिन्न स्थानों पर वायुयान के द्वारा पहुंचाया जाता है। यानी वायुयान के द्वारा इनका जो एक पूरा केंद्र होता है वहाँ पे पहुंचा दिया जाता है। वहाँ से जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सड़क मार्ग के द्वारा ही होता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। द्वितीय श्रेणी की डाक में आपके रजिस्टर्ड पैकेट आ जाते हैं, किताबें आ जाती हैं, अखबार और मैगजीन शामिल हैं। ये धरातली डाक के द्वारा यानी रेलवे या फिर सड़क मार्ग के द्वारा पहुंचाए जाते हैं। इसके अलावा 6 डाक मार्ग अभी बनाए गए हैं, जिसमें आपका राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, व्यापार चैनल, भारी चैनल और दस्तावेज चैनल इनको नाम दिया गया है। यानी यहां पर आपके तीनों ही कथन सही हैं। तो आंसर है आपका डी, उपरोक्त सभी। 26वां प्रश्न है अब आपका। अब देखिए ये प्रश्न आपके अभ्यास प्रश्नावली से हैं, आपको बताना है निम्न में से कौन से 2 दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? मुंबई तथा नागपुर, मुंबई और कोलकाता, सिलचर तथा पोरबंदर, नागपुर तथा सिलीगुड़ी। देखिए जो आपका स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है इसके तहत 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। सेकंड वाला जो गलियारा है पूर्व से पश्चिम वाला है, ये असम के सिलचर से स्टार्ट होकर गुजरात के पोरबंदर तक जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 26 का गा वाला। 27वां प्रश्न है आपका। निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वहनांतरण, हानियों तथा देरी को घटाता है? रेल परिवहन, पाइपलाइन, सड़क परिवहन, जल परिवहन। पाइपलाइन का आजकल उपयोग ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित करके पाइपलाइनों से भेजने के काम आ रहा है। इसके अलावा पाइपलाइनों का उपयोग कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद, तेल और प्राकृतिक जो गैस वगैरह है इसको उपलब्ध करवाने में इसके लिए भी किया जाता है। तो पाइपलाइन एक ऐसा साधन है जहां पर वहनांतरण, हानियां या देरी नहीं होती है। आपके रेल परिवहन में हानियां हो जाती हैं, यानी एक्सीडेंट वगैरह, दुर्घटनाएं होती हैं, सड़क परिवहन में भी होते हैं, जल परिवहन में भी होते हैं। पाइपलाइन में दुर्घटना जैसी चीजें नहीं होती हैं। वहीं जो भी चीज हम भेज रहे हैं वो टाइम से पहुंच जाती है। ये भी एक इसकी खास बात है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 27 का खा वाला। 28वां प्रश्न है आपका। इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? चेन्नई, तूतीकोरन, पाराद्वीप, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम स्थल से घिरा गहरा और सुरक्षित पत्तन है। प्रारंभ में ये पत्तन लौह अयस्क निर्यातक के रूप में विकसित किया गया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है 28 का घा वाला। 29वां प्रश्न है आपका। निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? पाइपलाइन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन। देखिए पाइपलाइन परिवहन का इस्तेमाल जो होता है वो सामान भेजने के लिए, जो भी आपके तरल पदार्थ हैं उनको भेजने के लिए किया जाता है। सड़क परिवहन भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित है क्योंकि भारत के जो दुर्गम स्थान है, पहाड़ी इलाके हुए, उनमें रेल मार्ग नहीं है। तो सड़क परिवहन हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा प्रचलन में है। रेल परिवहन इसकी अपनी सीमाएं हैं। मैदानी इलाकों में तो हालांकि है, लेकिन फिर भी आम आदमी या हर घर तक ये नहीं पहुंच पाया है। वायु परिवहन काफ़ी महंगा है, तो ये आम आदमी के बस से बाहर है। तो यहाँ पर सबसे प्रमुख साधन भारत में क्या है परिवहन का? सड़क परिवहन है। तो यहाँ पर सही आंसर है 29 का खा वाला। 30वां प्रश्न है अब आपका। निम्न में से कौन सा शब्द 2 या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? आंतरिक व्यापार, भारी व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। देखिए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है ये 2 या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 30 का गा वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।